सोनम अपने पति विनोद और सास महिमा के साथ रहा करती थी। सब गांव में एक मिट्टी के घर में रहते थे। बाहर काफी हवा चल रही थी तो सोनम बाजार से कांपते हुए घर आती है। माँ जी, बाहर तो बहुत ठंड है। सब्जी लेने गई थी लेकिन मैं तो कांप के आ गई। अब तो घर में आ गई है। अब तो सही लग रहा होगा ना तुझे। ठंड का मौसम आ रहा है। अभी तो फिर भी कुछ ठंड नहीं है। दिसंबर के अंत तक तो बहुत ठंड बढ़ जाएगी। और हमारे घर के आसपास तो बस पेड़ पौधे ही हैं। हमें तो घर में भी बहुत ठंड लगेगी माँ जी। हाँ बहू, ठंड तो बहुत होती है। तेरे ससुराल में ये पहली सर्दी है ना, इसलिए अब तक तुझे पता नहीं कुछ। हर साल तो इतनी ठंड पड़ती है कि गर्म पानी भी ठंडा लगता है यहाँ तो। माँ जी, मुझे तो आपकी बातों से ही ठंड लग रही है। बहू, इतना क्या सोचना, कोई मौसम रुक थोड़ी जाता है। अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियाँ आएंगी। जब गर्मियों का मौसम आएगा तो गर्मियाँ भी आएंगी। हर मौसम भी जरूरी होता है ना बहू। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन मुझसे ना ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती है। जब मैं अपने मायके रहती थी तब मैं ठंड में कहीं बाहर नहीं जाती थी, बस कंबल में ही रहती थी हर वक्त। बहू, हर लड़की, हर औरत के लिए मायका वो जगह होती है जहाँ सच में वो एक रानी होती है। और भले ही ससुराल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ससुराल वाले कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो कभी मायका नहीं बन पाता। इसीलिए बहू, धीरे धीरे ही सही, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। जी माँ जी, और मैं काम करने से भी मना नहीं कर रही हूँ। आज बाहर बहुत हवा चल रही है, इसलिए तुझे ज्यादा ठंड लग रही है। थोड़ी देर कंबल में बैठ जा, गर्म हो जाएगी। फिर शाम का खाना भी तो तुझे बनाना है ना बहू। सोनम और उसकी सास में काफी अच्छी बातचीत थी। सोनम भी काफी समझदार थी। वो हमेशा ही धीरज से काम लेती थी। सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी तो सोनम से सर्दियाँ झेली नहीं जा रही थी। इसीलिए वो एक दिन घर का कोई काम नहीं करती, बस पूरे दिन कंबल में ही पड़ी रहती है। कुछ देर बाद जब महिमा आती है तो घर का एक भी काम नहीं हुआ देखती है तो वो सीधा अपनी बहू को बुलाती है। लेकिन सोनम पूरा कंबल साथ में ओढ़े हुए वहाँ आती है और अपनी सास को कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप मुझे क्यों बुला रही थी? कुछ काम है क्या? बहू, ये क्या है? घर का सब काम बिखरा हुआ है और तू है कि कंबल ओढ़े घूम रही है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि घर का भी काम करना है तुझे, या वो भी मैं और मेरा बेटा ही करे? माँ जी, बहुत ज्यादा ठंड है। मैं जब जब बिस्तर से नीचे पैर रख रही हूँ ऐसा लग रहा है मेरा पैर जम गया है। माँ जी, मुझसे कोई काम नहीं होगा। मैं तो आज पूरे दिन कंबल में ही रहने वाली हूँ। बहू, तू क्या कोई अनोखी है जिसे इतनी ठंड लग रही है? हम क्या कहीं बाहर दुनिया से आए हैं जो हमें ठंड नहीं लगेगी? बहू, काम तो सब कर रहे हैं ना अपना अपना। ठंड की वजह से कोई काम तो नहीं छोड़ रहा। माँ जी, मैं कोई नहीं हूँ, मुझे ठंड लगती है। और घर देखा है आपने, हर वक्त ठंडा रहता है। ऐसा लगता है गर्म में नहीं बल्कि किसी ठंडी जगह पर रह रहे हैं जहाँ हर वक्त बस बर्फ ही गिरती रहती है। बहू, हम एक छोटे से गांव में रहते हैं और यहाँ सबके ऐसे ही मिट्टी वाले घर होते हैं। किसी का घर देखा है क्या जो अच्छा सा बना हो? लोग क्या घर में अब रहना छोड़ दें? तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि लोग अपने ही घर में रहना छोड़ दें। मैं तो इतना कह रही हूँ, मुझसे ही नहीं रहा जाता ऐसे ठंडे घर में। माँ जी, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है, सीमेंट वाले घर के मुकाबले मिट्टी वाले घर में ज्यादा ठंड लगती है। हर वक्त ये ठंडा ही रहता है। तुझे तो बस बहाने बनाने आते हैं। जितने बहाने बना रही है ना तू, उतना ही काम कर लेगी तो ठंड यूं गायब हो जाएगा। और ठंड में जितना काम करती है उतनी ही कम ठंड लगती है। सही है फिर तो माँ जी, आप काम कर लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गर्मी। सोनम कोई भी काम नहीं करती और महिमा को ही सारे काम करने पड़ते हैं। अगली सुबह जब महिमा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका बेटा विनोद यहाँ वहाँ कांपते हुए घूम रहा था। ये देखकर महिमा अपने बेटे के पास जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा, तू यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है? रात भर सोया नहीं क्या तू? माँ, सोता तो तब ना मैं जब मुझे नींद आती। और इतनी ठंड में किसको नींद आएगी? इससे अच्छा तो मैं दिन में रहता हूँ जब खेत पे, तब अच्छा लगता है मुझे। कम से कम धूप तो आती है, लेकिन घर में आते ही चैन की नींद तक नसीब नहीं होती। कितनी ठंड है। मुझे भी लग रहा है अब तो हमें कुछ करना ही चाहिए। इस बार तो ठंड भी काफी है, ऊपर से थोड़ी सी तो छत टूट गई है, वहाँ से ठंडी हवा आती है रात में।
माँ अब तो कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना इस सर्दियों के साथ साथ हम भी चले जाएंगे। हाँ चल, आज बहू को भी बोलती हूँ। सर्दियों में जुगाड़ वाला घर बना रहे हैं, वो भी खुशी खुशी हमारी मदद करेगी तब तो। महिमा, विनोद और सोनम तीनों मिलकर अब जुगाड़ की तैयारी में लग जाते हैं। विनोद सूखी हुई घास लाता है और बांध बांध कर छत पर रखने लगता है। पूरी छत ढक जाती है। अब जहाँ से छत टूटी हुई है ना, अब वहाँ से हवा नहीं आएगी और थोड़ी बहुत तो राहत मिल ही जाएगी। चलो माँ जी, इससे एक तो फायदा होगा कि अब मैं घर के काम कर लूंगी। आप भी कब से काम कर रही हो? आज का खाना मैं बनाऊंगी। बताओ क्या खाना है? सब लोग खुश हो जाते हैं और रात में खाना पीना खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे घर में और ठंड बढ़ने लगती है। अगली सुबह जब सारे उठते हैं तो फिर वही बात होती है। तो सब लोग घास देखने जाते हैं और घास पूरी तरह गीली देखकर विनोद कहता है, अरे ये तो हम भूल ही गए थे कि सुबह तक ओस में घास गीली हो जाएंगी, इसलिए हमें रात में ज्यादा ठंड लग रही थी। ये जुगाड़ तो किसी काम का नहीं है माँ। माँ जी एक काम करें, घर में दरी चटाई बिछा लेते हैं। जब जमीन पर पैर रखना ही नहीं होगा तो ठंड कैसे लगेगी? माँ जी ये सही रहेगा ना? लेकिन बहू, वो तो पैरों में बस ठंड नहीं लगेगी, बाकी शरीर का क्या है? शरीर में तो ठंड लगेगी ही ना। और वैसे भी बहू, तुझे तो बहुत ठंड लगती है ना। हाँ माँ जी, एक तो ठंड इतनी है कि दिमाग भी नहीं चल रहा है मेरा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या जुगाड़ करे कि ठंड में घर में सर्दी ही ना लगे। मैं तो वैसे भी इतना कांपती रहती हूँ। इस बार मैं ही कुछ जुगाड़ करती हूँ। विनोद एक काम करे, कुछ बोरियां खरीद कर ले आ। ठीक है माँ, मैं अभी बाजार से बोरियां लेकर आता हूँ। लेकिन ये बताओ, करोगी क्या उसका? मैं कर लूंगी जो मुझे सही लगता है, बस तू वो कर जो मैंने तुझे बोला है। चाय नाश्ता करके बाजार जा और बोरियां खरीद कर ला। आज ही जुगाड़ वाला घर बनाती हूँ। अपनी माँ के कहने पर विनोद बाजार से बोरियां लाता है, जिसे महिमा घर की हर खिड़की दरवाजे पर लगा देती है जहाँ से हवा आती है, और फिर 3-4 तसले में आग लगा देती है। आग जलने से जब घर गर्म हो जाता है, जिसे जल्दी ही घर गर्म होने लगता है, ये देखकर सोनम कहती है, माँ जी सच में मानना पड़ेगा, आपने क्या दिमाग लगाया है। ये तो जुगाड़ काफी अच्छा हो गया है। वो शहर के लोग लगाते हैं ना, जिससे गर्म हवा आती है, वैसे ही आपने यहाँ जुगाड़ लगा दिया। अब तो ठीक है ना बहू, अब तो तू ये नहीं बोलेगी कि तुझे ठंड लग रही है, काम नहीं करेगी। नहीं माँ जी, अब आपने सर्दियों में जुगाड़ वाला घर बना ही दिया है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। जब आग खत्म हो जाएगी तो बाहर जाकर लकड़ियाँ से वापस आग जला देंगे, और जब वो कोयला बन जाएगा तो घर में ले आएंगे ताकि घर गर्म हो जाए। माँ अब जाके चैन की नींद आएगी, वरना अब तक तो ठंड में नींद ही नहीं आती थी। बस सर्दी जुकाम की दिक्कत रहती थी, जिसके कारण सो ही नहीं पाते थे हम। महिमा की समझ से सर्दियों का जुगाड़ वाला घर बन जाता है और सबकी आराम से सर्दियाँ निकल जाती है। चंदा गांव में अपने सास और पति के साथ रहा करती थी। चंदा के देवर की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज दिया गया था कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। ऐसे ही एक दिन चंदा अपनी सास उमा से बात करते हुए कहती है, माँ जी, वो हम ये बोल रहे थे कि देवर जी इस बार शहर से आएंगे तो उनकी शादी करवा देंगे। वो का है ना, अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, अभी से लड़की देखना शुरू भी कर देते हैं। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी कि रोहन की भी शादी हो जाए तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। दोनों बेटों की शादी करके छुट्टी मिल जाएगी हमें तो। हाँ बिल्कुल सही है। तो बताओ, हम कहीं बात चलाएं देवर जी के रिश्ते की? अब शादी ब्याह जैसी चीजें एक बार में थोड़ी हो जाती हैं। देखने ताकने के बाद ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना। आप बोलो तो कहीं बात चलाएं? हाँ हाँ, बात चलाओ। कहीं कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मेरे बेटे की किस्मत ही खुल जाएगी। लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि शहर की लड़कियों की तरह कोई भी हो, फटे कपड़े पहनती हो। माँ जी, हमारी देवरानी की बात है तो आप परेशान मत होइए। हम बहुत ही अच्छी दुल्हनिया देखेंगे अपने देवर जी के लिए, लेकिन बस वो लड़की देवर जी को पसंद आ जाए। कहीं वो मना ना कर दे, फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे उससे पूछना ही क्यों है? बहू मेरी आ रही है तो उसकी राय जानना जरूरी नहीं है। वैसे भी उसे हमारी पसंद से कोई एतराज नहीं होगा। तू बस अच्छी सी लड़की देखना शुरू कर मेरे बेटे के लिए। जी माँ जी, अब देवर जी को बुला लो, चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे ना। शुभ काम में देरी अच्छी नहीं लगती है। या हम लड़की देखते हैं और देवर जी के आते ही शादी।
बहू अभी उसकी पढ़ाई तो खत्म होने दे। वैसे भी अब तो कुछ ही दिन और है वहाँ, फिर तो यहीं आना है। उसे अभी पढ़ाई के बीच में बुलाना ठीक नहीं होगा। पहले तो लड़की देख ले, फिर उसे भी बुला लेंगे। उमा की बात सुनने के बाद चंदा अपने देवर के लिए लड़कियां देखने लगती है। काफी लड़कियां देखने के बाद चंदा को एक लड़की पसंद आती है। यहाँ रोहन के लिए लड़की पसंद की जा रही थी, तो वहाँ रोहन शहर में रिचा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, इसीलिए शहर में ही उससे शादी भी कर लेता है। रोहन के सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, इसीलिए रोहन अब रिचा के साथ अपने गांव आता है। और अपने घर आने के बाद रोहन अपनी माँ और भाभी से कहता है, माँ, ये आपकी बहू रीचा है। हम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे पता है कि हम दोनों की शादी को लेकर आपके बहुत अरमान थे। रीचा के घर वाले मान नहीं रहे थे, इसलिए हमें शादी करनी पड़ी। बेटा तुझे कोई पसंद थी तो एक बार बता ही दिया होता। यहाँ मैं और तेरी भाभी तेरे लिए लड़की देख रहे थे और तू है कि शादी भी करके आया है और अब आकर हमें बता रहा है। इसकी भी क्या जरूरत थी? देवर जी, आपने शादी की तो की, लेकिन ई का नई दुल्हनिया को ऐसे फटे कपड़े में ही ले आए। अरे इसके घर वाले क्या इतने गरीब थे कि दहेज ना सही तो कपड़े भी नहीं दिला पाए अपनी बेटी को? रोहन, व्हाट इज दुल्हनिया? रीचा, दुल्हनिया मतलब न्यू ब्राइड। और भाभी, ये ना बाहर का फैशन है। आपको नहीं पता होगा भाभी, क्योंकि आप तो शहर में रहती नहीं हो, इसलिए आपको नहीं पता वहाँ के फैशन के बारे में। आप ऐसे मजाक नहीं बना सकती भाभी मेरी बीवी का। अरे हम कहाँ बना रहे हैं मजाक नई की दुल्हनिया का? वो तो कोई भी इन्हें देख लेगा तो हंसी छूट ही जाएगी ना। अब खुद ही बताओ, आप नई की दुल्हनिया को घूंघट में रहना चाहिए। यहाँ तो घूंघट तो दूर की बात है, साड़ी भी नहीं है। ई का है फटी सी जीन्स और अतरंगी सा टॉप। अरे भाभी जी, मेरी तो नई शादी हुई है, इसलिए आप बोल रही हो कि मुझे तैयार होकर रहना चाहिए, लेकिन आप तो कितनी पुरानी। मेरा मतलब है कि आपको तो हो गया है ना काफी समय यहाँ पर, लेकिन फिर भी दिवाली की लाइट की तरह चमक रही हो। इतना कौन सज धज कर रहता है, वो भी घर में। माँ जी, आप देख रही हो ना देवरानी जी को, आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये कैसे जुबान लड़ा रही है। अब हमने कुछ बोल दिया तो उसमें इतना बुरा क्यों मान रही है ये? अरे अरे बस करो, अब रोहन ने शादी कर ही ली है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। जा बहू, छोटी बहू के स्वागत की तैयारी कर तू। और हाँ छोटी बहू, चंदा तेरी भाभी नहीं दीदी है, जेठानी है तेरी, ठीक है ना? जी माँ जी, समझ गई मैं। गांव की जेठानी है मेरी ये। अब से मैं इन्हें दीदी ही बोलूंगी, ठीक है ना? अब तो उमा अपनी छोटी बहू को भी स्वीकार लेती है और उसका भी स्वागत किया जाता है। लेकिन बात केवल स्वीकार करने की थोड़ी ही ना थी। अब घर में एक शहर की तो दूसरी गांव की बहू है, तो बात यहीं खत्म थोड़ी हो सकती है। तो अब यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया था। दोनों ही अपने आप को अच्छा दिखाने में लगी थी। ऐसे ही एक दिन उमा अपनी दोनों बहुओं को बुला कर कहती है, बहुओं तैयार हो जाओ, हमें पड़ोस वाली काकी है ना, उनके पोते का नामकरण है। वहाँ बुलाया है पूरे परिवार को। अब मेरे दोनों बेटे तो काम छोड़कर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हम तीनों ही चले जाते हैं। जी माँ जी। उमा के बोलने के बाद दोनों तैयार होकर आती हैं और चंदा को ऐसे ओवर सजा धजा देखकर रिचा कहती है, दीदी, ये कैसे तैयार होकर आई हो आप? हमें नामकरण में जाना है, आपकी शादी नहीं हो रही है जो इतना तैयार होकर आई हो। थोड़ा हल्का मेकअप करती, वो अच्छा लगता है आप पर। देवरानी जी, हमारे में तो ऐसे ही तैयार होते हैं। अब वहाँ 4 लोग आएंगे, बोलेंगे हमारे बारे में कि कैसे मुंह उठाकर आ गए हम। अच्छा थोड़ी लगता है ना अब ऐसा सुनना। और हम तो ये बोलते हैं कि जाओ तनिक तुम भी बढ़िया सा कपड़ा लत्ता पहन लो, ये अच्छा नहीं लगता है। दीदी, अब ना ज्यादा हो रहा है। आपको कपड़ों का तो कोई सेंस है नहीं और मुझे बोल रही हो आप। गांव की गवार जेठानी अब शहर की पढ़ी लिखी देवरानी को बताएगी। अरे ओ शहर की मुर्गी, अभी गांव की इस गवार जेठानी का एक उल्टे हाथ का पड़ गया ना, जमीन पर लौटती हुई नजर आओगी तुम। बताए हमारे हाथों में असली घी की जाने, दिखाएगा तुम्हें। आप मुझे धमकी दे रही हो तो ठीक है, दिखा दो अपनी घी की जान। फिर मैं भी अच्छे से बता दूंगी कि शहर की लड़कियां कमजोर नहीं होती है। अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे बस करो, तुम दोनों तो यहीं पर शुरू हो गई हो। मुझे पता है कि तुम दोनों गांव की जेठानी और शहर की देवरानी हो, लेकिन तुम दोनों लड़ाई तो एक ही जैसे कर रही हो ना। मानो पता नहीं कौन सी परेशानी खड़ी हो गई हो। माँ जी,
तो आप इन्हें कुछ क्यों नहीं बोलती हो? इन्हें देख लो ना, कितना बोली जा रही है। अब गवार जेठानी है तो गवार ही रहेंगी ना, मेरी तरह शहर की पढ़ी लिखी तो नहीं बन जाएंगी। माँ जी आप तो हमें जानती ही है ना, अब हमारे जैसी ये नहीं है तो बहाना बना रही है। एक काम करो तुम दोनों, यहाँ बैठकर बिना बात की बहस करो। मुझे देर हो रही है, मैं तो जा रही हूँ नामकरण में। माँ जी ये देखो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, अब नामकरण में जाएंगे तो कुछ गिफ्ट भी तो देना होगा ना, इसलिए मैंने बेबी के लिए क्यूट से कपड़े ले लिए। लो बड़ी आई शहर वाली, इसे तो इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, वो बच्चे को चुभने लगते हैं। ई लीजिए माँ जी, हम लाए हैं ना झिनका के लिए झबला, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये भी कोई देने की चीज है? आप लाई ही तो कम से कम कुछ अच्छा लाती ना, ये बच्चा पहनेगा। आपसे अच्छा है माँ जी मेरे लाए कपड़े दे देंगे बेबी को। चुप करो तुम दोनों, यहाँ पर खड़े मेरे साथ बहस कर रही हो। मैं देख लूंगी मुझे वहाँ क्या देना है। उमा अपनी दोनों बहुओं को वहाँ छोड़कर चली जाती है। उमा के जाने के बाद भी दोनों बहुओं की आपस की बहस खत्म नहीं होती, वो तो चलती रहती है। शेखर और राशि रिश्ते में पति पत्नी थे, लेकिन गांव का होने की वजह से और उसको धोखे में रखकर शादी करने की वजह से राशि अपने पति शेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शेखर अपनी पत्नी राशि के घर में घर जमाई बनकर रहता था ताकि उसकी पत्नी खुश रहे। एक रोज सुबह के समय वो सोफे पर बैठा चाय पी रहा होता है, तभी राशि ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है और अपने पति को चाय पीता हुआ देखकर कहती है, अगर आपकी ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने का शौक पूरा हो गया हो तो मेरे बाथरूम का गीजर नहीं चल रहा है और शावर भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए किसी इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर दोनों को बुलवाकर कम से कम घर का काम तो करवा दीजिए। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम शाम को आओगी ना तब तक तुम्हें सारा काम किया हुआ मिलेगा। अच्छी बात है, लेकिन हाँ किसी अच्छे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों को बुला लेना, पता चले दोनों का दाम लेकर एक को ही बुलाओ और एक का पैसा खा जाओ। अब मैं तुम्हें चोर और झूठा दिखाई देता हूँ क्या? अब मेरी यही औकात रह गई है क्या इस घर में और तुम्हारी नजरों में? देखिए मेरा मुंह मत खुलवाइए, और आप तो झूठ और सच की बात करो ही मत। जिसने खुद झूठ बोलकर अपने दोस्तों का घर दिखाकर मुझ जैसी शहर की लड़की को फंसा लिया है, और एक गांव के होकर मुझ जैसी शहर की लड़की को अपनी बीवी बना लिया, वरना तुम जैसे गांव के आदमी के साथ कौन शादी करेगा? चलो मान लिया मैंने तुमसे शादी करने के लिए तुमसे झूठ बोला, लेकिन शादी के बाद तो मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया था ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। और तो और तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे घर में घर जमाई बन के रहने लग गया हूँ। उसमें भी आपका ही फायदा है, इसलिए आप रह रहे हैं। अब आपको अपने गांव में ऐसा ऐशो आराम कहाँ मिलेगा? अब आपको इन ऐशो आराम की आदत हो गई है, तो आपका मन कैसे लगेगा गांव में? मेरी ही किस्मत खराब थी जो मेरे नसीब में तुम जैसा गांव का पति लिखा था। काश तुम समझ पाती कि मुझे ऐसे आराम की नहीं बल्कि तुम्हारी आदत है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ बस। मेरी बातों को सुनकर कहाँ खो गए? आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाइए जो काम बोला है वो करिए। कुछ समय बाद शेखर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी राशि की माँ रजनी सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो राशि के पास आती है और कहती है, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद इतना मत गिर जाओ कि बाद में उठने में तकलीफ हो। तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है, तुम कितना भी चिढ़ा लो लेकिन ये बात नहीं बदल जाएगी। वो तुम्हारा पति है, गांव का है या शहर का, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ मेरा पति गांव का हो या शहर का, आपको इस चीज से बेशक फर्क ना पड़े, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। उसके अंदर मेरे पति बनने वाले कौन से गुण हैं? ना उनको कपड़े पहनने का तरीका है, ना वो मेरी तरह पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास पैसा है, कुछ नहीं है उनके पास। फिर भी वो तेरा पति है, ये बात सच है बस। वो गांव का आदमी रिश्ते में बेशक मेरे पति हो, लेकिन मैं उन्हें दिल से कभी पति नहीं मानूंगी बस। राशि गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ राशि की नाराजगी और भी बढ़ती जाती है, जिसके चलते वो अपने गांव के पति की इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। ऐसे ही एक रोज राशि अपने कुछ दोस्त के साथ ऑफिस से घर आती है। तभी उसके सभी दोस्तों में से उसकी ज्योति नाम की दोस्त
शेखर को देखकर उसे रोकते हुए कहती है। हम सभी लोग बहुत थक गए हैं। आप थोड़ा किचन में जाकर हम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आइए ना, बहुत जोर से प्यास लगी है। जी आप बैठिए, मैं अभी नौकरों को क्या करना कोल्ड ड्रिंक मंगवा देता हूँ। नौकरों को कहकर क्यों? तुम खुद भी तो एक नौकर हो, तुम ही ला दो कोल्ड ड्रिंक्स। ये तो तुम्हारा ही काम है, मैंने तुम्हें दिया है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। देखिए आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है, मैं नौकर नहीं हूँ इस घर का, बल्कि मैं बल्कि क्या बल्कि आगे बकवास करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना जाके करो। चुपचाप जाइए और कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। ये लोग आपको जानते नहीं हैं, जो आपकी इंसल्ट होगी। लेकिन अगर हाँ ये बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं तो हमारी इंसल्ट जरूर होगी। राशि के कहने पर शेखर आगे बिन कुछ बोले किचन में चला जाता है और थोड़ी देर बाद सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और सबको दे ही रहा होता है कि तभी उसकी सास रजनी बाहर से घर आती है और अपने दामाद को नौकरों की तरह काम करते हुए देखकर गुस्से में कहती है। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे घर के दामाद से नौकरों वाला काम करवा रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आंटी जी आप ये क्या कह रही है? ये आदमी राशि का पति है। हाँ क्यों, राशि ने तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं आंटी जी, अगर बताया होता हम इनसे नौकरों वाले काम थोड़ी ना करवाते। लेकिन आंटी जी इसमें राशि की गलती नहीं है। इनकी हालत ही देखकर कोई भी इन्हें नौकर ही समझेगा। इनके कपड़ों से तो यही किसी गांव के मजदूर लगते हैं। तूने सही कहा ज्योति, ये वही है तो वही लगेगा ना। मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई। मतलब गांव का पति और शहर की पत्नी वाली बात हो गई है ये तो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तूने शादी कैसे कर ली इस गांव के आदमी के साथ? धोखे से हुआ है यार। इन्होंने अपने किसी अमीर दोस्त का घर दिखाकर मुझसे शादी कर ली। मैंने भी सोचा गांव ही सही, लेकिन पैसा तो है, पैसे से सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सोचा कुछ और हो कुछ और गया। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ये गांव का आदमी तेरा पति बन गया और तू इसकी शहर की पत्नी। बस करो तुम, और अगर इस तरह से मेरे दामाद की इंसल्ट करनी है तो अपने अपने घर जाओ। रजनी की बात सुनकर राशि के सभी दोस्त गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन राशि की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता है। ऐसे ही एक रोज राशि अकेली हॉल में बैठी बुक्स पढ़ रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन गोपी का लड़का अनुज उसके घर आता है, जिसे देखते ही राशि डर जाती है और उससे कहती है, देखो अभी घर में कोई नहीं है, इसलिए तुम अभी जाओ यहाँ से। किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया तो बिना बात के बातें बनाएंगे। घर में कोई नहीं है तभी तो आया हूँ, ताकि तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला ले सकूं। तुमने सबके सामने मेरे प्रपोजल को मना किया था ना, मुझ पे हाथ उठाया था ना तुमने। आज कैसे बचोगी? चुपचाप यहाँ से जाओ, वरना मैं शोर मचाऊंगी। शौक से मचाओ, सभी मोहल्ले वालों को पता है कि तुम्हारे पति से तुम्हारी नहीं बनती, इसलिए लोगों के आते ही मैं सबको बोल दूंगा कि तुमने ही मुझे बुलाया था। इससे तुम्हारी बदनामी होगी। अनुज इतना कहकर जैसे ही राशि के करीब जाने की कोशिश करता है, तभी राशि गेट की तरफ भागती है और सोफे से टकराकर जमीन पर गिर जाती है और अनुज उसे पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं कि तभी रजनी अपनी पड़ोस की कुछ औरतों को लेकर घर आती है। सभी औरतें उनको करीब देखकर राशि को बुरा भला सुनाने लगती हैं। राशि के लाख सफाई देने के बाद भी कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। तभी उसका पति शेखर भी वहाँ आता है और उसे देखकर उसकी पड़ोसन गोपी उसे कहती है, देख ले अपनी शहरी पत्नी की करतूत, अकेले होते ही मेरे बेटे को बुला लिया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम इतनी घमंडी लड़की के साथ रह कैसे रहे हो, जो तुम्हें अपने घर के नौकर के सिवा और कुछ नहीं समझती है। तेरी शहर की पत्नी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न निकली। देखिए ये सब गलत है, आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। यही मेरे पीछे पड़ा है कई दिनों से। मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, मैं सच बोल रही हूँ। सच क्या है वो तो सबको दिखाई दे रहा है। तूने बस अपने गाँव के सीधे साधे पति को उल्लू बना रखा है और कुछ नहीं। आंटी जी, आप मेरी पत्नी पे उंगली उठाने से पहले अपने लड़के को देख लो। अगर ये सही होता ना तो यहाँ आता ही नहीं। और आप जैसी माँ ही ना अपने बच्चों को ना गलत कामों में साथ देकर उसको बढ़ावा देती है। मेरी पत्नी शहर की मॉडर्न है, लेकिन अपने संस्कार भूलने वालों में से नहीं है। और मुझे उस पर पूरा भरोसा है,
वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।